नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग दो पार्ट्स में काम करेंगे वीडियो का, या दो वीडियोस बनाएंगे। तो एक हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, उस पे करेंगे, और दूसरी बात जो है वो हम लोग अपने देश के अंदर के मामलों पे बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देश के अंदर की चीज़ों से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप दुनिया भर की बात करते हो, देश की बात नहीं करते हो। और कुछ लोगों का कहना था कि आप एमपी से हैं और एमपी की बात नहीं करते हैं। तो इस बारे में अब हमने सोचा है कि थोड़ा सा देश के इश्यूज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट का, तो उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या मामले चल रहे हैं देश के अंदर और क्या सिचुएशंस बन रही हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहला तो सभी लोगों ने कल वर्ल्ड कप देखा, फाइनल देखा और भारत हार गया। तो वो एक बुरा अनुभव सभी के लिए है, क्योंकि 4 साल में एक बार ये होता है और बहुत उम्मीदें रहती हैं। और जिस हिसाब से भारत की टीम ने परफॉर्म किया था पूरे वर्ल्ड कप में, कि अनबीटन रही, और अनबीटन ही नहीं, मतलब बहुत वन साइडेड परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, कि मतलब भारत की टीम के आगे इवन ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच खेला था लीग में और ऐसे हारी थी जैसे कोई छोटी मोटी टीम हो। श्रीलंका ऐसे हारी कि मतलब 50-55 रन पे ऑल आउट कर दिया था उनको। तो इस तरीके की एक टीम, और जो फाइनल खेल के गए हैं वो लोग कल, उसमें ऐसा लग रहा था कि एकदम अफगानिस्तान की टीम बन चुकी है, जिसको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। 240 पे पूरी टीम सिमट गई और उसके बाद वो 240 को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वो बॉलर्स जो मतलब अफलातून परफॉर्मेंस देते आए पूरे लीग में, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने बेबस दिखाई दिए। तो ये एक अजीब सा वो था, बदलाव था, कुछ समझ के बाहर है। हालांकि मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता नहीं, आईपीएल तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को उससे दुख हुआ, तकलीफ हुई, सबको हुई, मुझे भी हुई, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर देश नाकाम होता है तो तकलीफ तो होती है। इसके साथ कल एक खबर और चली कि इंडिया ने $4 ट्रिलियन की जीडीपी क्रॉस कर ली है। एक्चुअली कोई ऑफिशियल आंकड़ा इस बारे में आया नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हर साल का जो प्रोजेक्शन होता है कि इस साल ये इकोनॉमी इतना ग्रो करेगी, उस प्रोजेक्शन को लेकर के उसको वो डिवाइड कर लेते हैं, कि 365 दिन में डिवाइड कर देते हैं। 365 दिन के बाद वो घंटे और फिर सेकंड में कर लेते हैं कि पर सेकंड कितनी बढ़ रही है, और वो फिर वो लाइव वीडियो एक टिकर टाइप चलाते रहते हैं। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसा करते हैं। हालांकि वो प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है आंकड़े, और पिछले साल हम लोग $3.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके थे। तो इसलिए ये था कि इस साल हम लोग 4-4.5 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन अभी उसके ऑफिशियल या सरकारी आंकड़े नहीं आए हैं। ये एक प्रोजेक्शन वाली जो एक वेबसाइट थी, जैसा मैंने आपको बताया, कि इन्होंने डिवाइड कर करके और पर सेकंड का एक आंकड़ा दे रखा है और पर सेकंड उतने से उसको बढ़ाते जाते हैं। तो उस टिकर पे कल $4 ट्रिलियन क्रॉस दिखाई दिया भारत। एक्चुअल फिगर आएगा, बाद में आएगा, वो साल के एंड में आता है, क्वार्टर के एंड में आता है, वो सरकार देती हैं। और दूसरी जो फाइनेंशियल एनालिसिस एजेंसीज हैं, मूडीज हो गई और भी दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये लोग करते हैं। तो इनके अभी रिजर्व बैंक इंडिया का करता है, भारत की सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है। ये आंकड़े अभी आए नहीं हैं। तो फिर भी ये है कि हाँ, अंदाजा अगर लगाया जाए तो आज की डेट में हम 4 ट्रिलियन के आसपास या उसको क्रॉस कर चुके हैं, ये एक कहा जा सकता है। अब आते हैं इलेक्शंस पे। तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था एमपी के अंदर क्या हो रहा है, और उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी फाइट की है और कमबैक किया है। जहां पे सारे लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल जाने वाली स्थिति में है और 75 से 100 सीटों के बीच में सिमट जाएगी, और कांग्रेस बहुत आसानी से सरकार बनाती हुई दिख रही थी।
वहाँ से बीजेपी ने पूरी तरीके से मामले को पलटाया, बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया। शिवराज जी ने बहुत मेहनत की। हालांकि कहा जा रहा था कि शिवराज जी को हटा दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं रखेगी बीजेपी, और काफ़ी नाराज़गी और विरोध सब कुछ था। बावजूद उसके शिवराज सिंह जिस तरीके से लगे रहे और उन्होंने अंधाधुंध रैलीज की, भाषण दिए, सब कुछ किया, और लाडली बहना वाली एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की और उसको पूरी तरह भुनाया भी। महिलाओं से जो उनके एक भावनात्मक संबंध बने हुए हैं, मामा कहलाते हैं खुद को, तो उस संबंध को भी इन्होंने पूरी तरीके से जिंदा किया, मजबूत किया। और ये वोटिंग में दिखाई भी दिया कि महिलाओं में एक गजब का उत्साह दिखाई दिया वोटिंग को लेकर के, और बहुत सारे क्षेत्रों में तो 85 से 90% तक वोटिंग गई है। और सुबह से ये दिख रहा था कि महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। तो उससे ऐसा लग रहा है कि मामा जी का वो महिलाओं वाला जो एक कार्ड है वो बहुत तगड़ा चल गया है और उसका लाभ उनको मिला है। और होता भी है, जब अगर कोई सरकार सच में वादे करती है और वादे डिलीवर कर देती है तो जनता उसका रिस्पॉन्स भी वैसे देती है। और बीजेपी ने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया है राजनीति के अंदर भारत की, जिसे लाभार्थी कहा जाता है। कि लाभार्थी वर्ग, और लाभार्थी मतलब ये कि वादा किया, उसको हमने डिलीवर किया और उससे किसी को फायदा भी हुआ। तो वो जो वर्ग है जिसको अलग अलग योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, और वो लाभार्थी वर्ग भाजपा को फेवर भी कर रहा है। तो ये एक नई राजनीति शुरू हुई है। इस लाभार्थी वर्ग में बहुत सारी जायज चीजें भी हैं और कुछ चीजों को आप फ्रीबीज की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अब जैसे लाडली बहना जो है, ये 1200 रुपये, 1250 रुपये बहुत सारे तबकों में ऐसा जा रहा है कि जिनको आवश्यकता नहीं है लेकिन उनको भी मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सच में गरीब हैं, गांव खेड़े में रहती हैं, उनके लिए 1000-1200 रुपये बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। तो दोनों तर्क हैं। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य को करना चाहिए ऐसी योजनाएं कि नहीं करना चाहिए, जीडीपी कितनी है, क्या है, अगर इसको देखा जाए तो एक बहस बनती है। लेकिन ठीक है, आज की डेट में उससे भाजपा ने लाभ तो उठा लिया है, ये दिख रहा है। और अगर सट्टा बाजार वगैरह का अनुमान लगाएं, क्योंकि ये लोग बहुत तगड़े अनुमान लगाते हैं और अक्सर इनके अनुमान काफ़ी सही होते हैं, सटीक होते हैं। तो राजस्थान का जो फलौदी का सट्टा बाजार है वो भी बहुत नज़दीकी मामला बता रहा है। वो 2-4 सीटें हाफ वे से, मतलब 115 से 2-3 सीटें कम बता रहा है भाजपा को, और कांग्रेस को 2-3 सीटें ऊपर बता रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि सट्टा बाजार में सट्टा इस बात पे लग रहा है कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। तो देखते हैं क्या होता है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बिना नेतृत्व के, बिना किसी नीति के चुनाव में ये उतरे थे। और अगर कहा जाए कि कांग्रेस की श्योर शॉट जीत किसी राज्य में हो रही थी तो वो छत्तीसगढ़ दिख रहा था। तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने वापसी की है, तो छत्तीसगढ़ में भी काफी अच्छा चुनाव लड़ा है और वहां पे भी बीजेपी वापसी करती हुई डायरेक्टली तो नहीं दिख रही है, लेकिन सरकार फंसेगी वहां पे बनाते समय। और बीजेपी ने उसके लिए टीएस सिंहदेव से बातचीत भी शुरू कर रखी है, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। टीएस सिंहदेव काफी नाराज चल रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि उनको कहा गया था 2.5 साल के बाद वो सीएम बनेंगे, लेकिन गांधी परिवार और भूपेश बघेल ने मिलकर उनको इस मामले में धोखा दे दिया, जिससे टीएस सिंहदेव और उनका खेमा काफी नाराज चल रहा है। और संभावनाएं ये हैं कि या तो चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद टीएस सिंहदेव भाजपा की तरफ आ जाएंगे, और या ये होगा कि 4-6 महीने, 8 महीने के अंदर अगर कांग्रेस उनको नहीं बनाती है। ये भी बातचीत चल रही है कि भाजपा ने शायद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रखा है अगर वो
कांग्रेस को स्प्लिट करके भाजपा में आते हैं। और कांग्रेस अगर 40-50 सीटों तक सीमित हो जाती है तो वहां पे 20-25 लोगों का स्प्लिट कराना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी सिंहदेव के लिए। तो ये एक देखने वाली चीज होगी। तो छत्तीसगढ़ में ये खेल होगा। राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में तो परंपरा भी है कि बारी बारी से एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती है। तो इस बार उस परंपरा को निभाते हुए राजस्थानी भाजपा को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा गहलोत साहब की हालत वैसे भी काफी खराब है। भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। अंधाधुंध ईडी के और आईटी के छापे पड़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए रिकवर हो चुका है। वो एक यूनिक केस है कि जयपुर में सरकारी कार्यालय की अलमारियों पे छापा मारा गया है और उसके अंदर से करोड़ों रुपए नकद मिला है, सोना मिला है, सब कुछ मिला है। और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इस कार्यालय की इस अलमारी में ये सोना और रुपया रखा किसने था। तो वहां पे भी हालात खराब हैं। इसके अलावा गहलोत और पायलट, इनके बीच की जो तकरार है, जो झगड़ा है, अब वो जग जाहिर हो चुका है। वो तू मैं मैं पे आ चुका है। लिटरली तू मैं मैं करते हैं एक दूसरे से जब भी ये लोग बैठक में बुलाए जाते हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान में भी। तो वो हुआ है। पायलट साहब जो हैं, उनको ये शिकायत रही कि जो चुनाव के दौरान पोस्टर बैनर्स लगे हैं उनमें से पायलट साहब का नाम और चेहरा पूरा गायब कर दिया था गहलोत ने। इस लड़ाई के बीच में एक नया एंगल भी है कि राहुल गांधी जी को काफी देर तक गहलोत साहब ने रोके रखा था कि आप यहां ना आए प्रचार के लिए। लेकिन गांधी परिवार के अंदर जो एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई है नेतृत्व को लेकर के, और प्रियंका गांधी का जो खेमा और गुट है, वो पूरी तरीके से अब दावा ठोकने पे उतर आया है। और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को अब दरकिनार कर दिया जाए और प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। इसमें प्रियंका गांधी का विरोध काफी हद तक सोनिया गांधी भी करती थी कि नहीं, उनको नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब सोनिया गांधी के हाथ से भी बात फिसली हुई सी दिख रही है। इधर गहलोत और पायलट की लड़ाई को संभालने के लिए सोनिया गांधी दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हुई। कारण दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उनको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो रही सोनिया गांधी को, और इसलिए वो जयपुर जा रही हैं। लेकिन जयपुर की भी हालत वैसी ही है। प्रदूषण के मामले में कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। उनका जाके वहां बैठने का मकसद ये था कि एक तो गहलोत और पायलट के बीच की जो लड़ाई है एन चुनाव के समय, उसको काबू किया जाए। और दूसरा, राहुल गांधी को जो ये गहलोत घुसने नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी को वहां पे वापस लाया जाए। क्योंकि अगर भाई चुनाव के समय पे राहुल गांधी प्रचार करते और बाकी सारी चीजें करते नहीं दिखेंगे तो उनका पार्टी के नेतृत्व पे दावेदारी जो है वो कमजोर होती है। जबकि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश वगैरह में लगातार प्रचार कर रही हैं। तो राहुल भैया पहुंचे वहां पे प्रचार करने के लिए, और उन्होंने आदत के मुताबिक फिर एक भंड मार दी कि भारत माता कौन है, भारत माता क्या है, इस टाइप का। कि आप लोग भारत माता जय के नारे लगाते हैं तो भारत माता है कौन, ये है क्या। तो ये इस टाइप की बातें कर देते हैं। अडानी के साथ गहलोत सरकार ने 25,000 करोड़ की एक एमओयू साइन की है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं अडानी। तो गहलोत का ये कहना था कि भैया तुम हमारे यहाँ आकर के तो कम से कम अडानी को गाली मत दिया करो। लेकिन आदत के अनुसार राहुल जी उसी रैली में जाकर के फिर अडानी को गालियां दे के आ गए। तो वहां पे हालात कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। प्लस कांग्रेस एक टूट की कगार पे खड़ी हुई है। अब गहलोत अलग हो जाते हैं या पायलट अलग हो जाते हैं, और चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। लेकिन अगर कहीं 110% श्योर है कि बीजेपी आ रही है सत्ता में, तो राजस्थान में आ रही है। एमपी में जोड़ तोड़ करके आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में जोड़ तोड़ करके आ जाएगी। तो ये एक मतलब चुनावों का नतीजा इस समय दिखाई दे रहा है। और तमाम तरीके के जो आकलन है वो भी यही इशारा कर रहे हैं। हालांकि एमपी में सीटों के मामले में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। आगे पीछे करके वही स्थिति रहेगी जो 2018 के चुनाव में बनी थी।
भाजपा और कांग्रेस के बीच में। 2018 भी नहीं बोलेंगे। सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद और उनके जो बागी विधायक थे, उनके दोबारा उपचुनाव जीतने के बाद जो आंकड़े आए थे भाजपा और कांग्रेस के, लगभग उसी के आसपास का अनुमान सभी लोग लगा रहे हैं। बीच में कुछ लोगों ने उत्साह में बड़ा वो किया था कि बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब फाइनल आंकड़े आए हैं वोटिंग के, तो ओवरऑल जो वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, वो पिछली बार से ज्यादा नहीं, 1% के आसपास बढ़ी है। तो इतने पे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की चांसेस होती नहीं है। तो ये तो चुनावों की बात हो गई। अब दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं, तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की, और ईडी के दफ्तर ये जाना चाह नहीं रहे हैं। ईडी शायद उनको फिर से समन करने वाली है। पिछले समन में ये बहाना बना करके मध्य प्रदेश के प्रचार में भाग आए थे सिंगरौली। अब इनके पास ज्यादा बहाने भी नहीं हैं, और इनको ये पता है कि इस बार अगर समन में ये जाते हैं तो उसके बाद ईडी इनको पूछताछ करने के बाद, जैसा कि हर बार होता है, गिरफ्तार करके और जेल पहुंचाएगी। और जो एक सिस्टम बना हुआ है कि पूछताछ के बाद ईडी अगर जेल पहुंचाती है तो उसके बाद जमानत होना बड़ा मुश्किल रहता है। तो केजरीवाल साहब उस उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि उसके बाद क्या होगा, पार्टी को कौन संभालेगा, सीएम कौन बनेगा। कोशिश इनकी ये है कि पत्नी को सीएम बना दें, क्योंकि केजरीवाल साहब की एक पूरे समय सरकार में रहने की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, वो उनका वो शीश महल है जो उन्होंने बनाया है, और उसमें अभी बहुत सारे दांव पेंच और खेल हैं। केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि सीएम के पद से इस्तीफा दें और वो मकान खाली करना पड़े। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सीएम पत्नी बन जाए ताकि वो मकान हमारे कब्जे में बना रहे, और उस मकान को परमानेंटली वो अपना बनाने के लिए उस पे दांव पेंच खेल चुके हैं। वो ऐसे खेल चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी जैन फैमिली की थी, जिससे कि दिल्ली सरकार ने किराए पे ली। एक पुराना बंगला था। उसके बाद उस बंगले के रेनोवेशन के नाम पे पूरे बंगले के पैरेलल पीछे एक नया बंगला खड़ा कर दिया गया, और पुराने बंगले को तोड़ करके डिमोलिश करके उस पे गार्डन बना दिया गया। तो कानूनन अगर देखा जाए तो आज भी वो प्रॉपर्टी किराए की है। अब ये सब किया होगा तो केजरीवाल साहब ने, हो सकता है ये बंगला खरीद लिया हो उस जैन फैमिली से, अपने नाम पे कर लिया हो, या अपने किसी किसी न किसी तरीके से ओनरशिप अपनी बना ली हो उस पे। और लेकिन अभी भी क्या है कि वो बंगला लीज पे दिखाया जा रहा है, किराए पे दिखाया जा रहा है, जैन परिवार को किराया जा रहा है, सब कुछ है। और उस पे एक दिल्ली की सरकार के पैसे से एक नया आलीशान महल तैयार हो चुका है। तो कुल कुल मिलाकर के केजरीवाल साहब का शायद प्लान ये रहा होगा कि कुछ सालों के बाद वो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह करा के अपने नाम पे कर लेंगे धीरे से, और वो हमेशा के लिए उनका एक शानदार राजनिवास टाइप का बन जाएगा। तो इसलिए वो चाहते नहीं है कि उसको खाली करना पड़े इस स्टेज पे। तो ये एक स्थिति केजरीवाल साहब की है। और छत्तीसगढ़ का तो मैंने बता दिया है आपको। और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के प्रियंका गांधी का धड़ा जो है, मैंने बताया आपको कि वो खुल के सामने आ गया है, और वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये चुनाव निपटने के बाद दिसंबर में या जनवरी में एक खुल के बैठक होने वाली है, और इसके अंदर प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपने की बात हो रही है। इस मामले को लेकर के राहुल गांधी भी बहुत बेचैन और परेशान घूम रहे हैं। और G14 इस बार कुछ ऐसा है। हालांकि मतलब प्रियंका गांधी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ हैं, वो प्रियंका गांधी को समर्थन करते हैं, गहलोत उधर से करते हैं। तो बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स और बड़े नेता हैं, उनका समर्थन प्रियंका गांधी को हासिल है। राहुल गांधी से अब सब लोग उकता चुके हैं, प्रचार तक में उनको कोई अपने राज्य में बुलाना नहीं चाह रहा है। और ऐसी हालत में राहुल गांधी के लिए समस्या बढ़ती जा रही है, और अब इस बार प्रियंका गांधी
खुल करके बगावत करने के मूड में हैं और इसलिए शायद सोनिया गांधी भी दिल्ली छोड़ करके पहले जयपुर शिफ्ट हुई, फिर जयपुर से शिमला शिफ्ट हो गई। तो एक तरीके से उन्होंने भी 10 जनपद जो है वो छोड़ रखा है। शायद इसी कहानी में, इसी गणित में कि अब नेतृत्व का क्या होगा तुम लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि अब राहुल और प्रियंका की लड़ाई जो है वो काफी गंभीर हो चुकी है। तो ये आज की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। और जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से वो ये आ रही हैं कि अगले महीने 2 महीने के अंदर, ये जैसे ही चुनावों के नतीजे वगैरह खत्म होते हैं, उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक नेतृत्व परिवर्तन की कहानी खेली जाएगी। अब कैसे होती है, क्या होती है, वो देखा जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार कई सारी चीजें अंदर बैठ के डिसाइड कर लेता है। लेकिन आज की हालत में ये लग रहा है कि राहुल गांधी के हाथ से नेतृत्व पार्टी का फिसलने वाला है बहुत जल्दी। तो ये थी आज की स्थितियां भारत देश के अंदर, क्या हो रहा है, क्या हमारी राजनीति है, क्या हमारा परिस्थितियां हैं और चुनावों का क्या नतीजा आने वाला है। तो आज इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।